Hello everyone, I am Ritesh and welcome back to my YouTube channel Aradhya Education Academy. So friends, today I will discuss PET practice set 9. So the question is on a screen. Here is question number 1. अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आई एन अकबरी कहा जाता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके समझ है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो फ्रेंड्स, इसका जो है तीसरा भाग ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ऐसा कौन सा शासक था जो स्वयं घूसखोरी के लिए जो है प्रोत्साहित किया था? वो कौन था? तो फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार से सूची दी गई है नीचे। प्रश्न संख्या तीसरा है, इसमें कहता है कि आपको इसमें मैच कराना है गुप्त को हम किससे मैच करा देंगे? चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है। तो ध्यान दीजिए, गुप्त को देवगढ़ से और चंदेल को खजुराहो से, चालुक्य को वातापी से और पल्लव को महाबलीपुरम से। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर तीसरे का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से के साथ सम्मिलित करो एवं दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करो। इसमें भी वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, मैच कराना है। तो ध्यान दीजिए, पहले को हम थर्ड से मिलाते हैं, ऋग्वेद को ऐतरेय से, और बी वाले को फोर्थ से मिलाते हैं, और सी जो है अथर्ववेद, यहाँ पे गोपथ से संबंधित है ये, और यजुर्वेद जो है वो शतपथ से संबंधित है। इस प्रकार से ये इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, एलिजा एम्पे, हेनरी वेंस्टाल्ट, जॉर्ज चार्नक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा? ध्यान दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है एलिजा एम्पे थे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये ध्यान दीजिए, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करना है, कैसे? ध्यान दीजिए, तो इसमें जो भगत सिंह है ये
सैंडर्स थे। इसमें इसको जो है इससे मिला देंगे, सैंडर्स से समझ थे ये। और ये जो है खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, इसको हम किंग फोर्ड से मिला देंगे। और जो क्या है मदन लाल डिंगरा, इसको करजन वायली से मिला देंगे। और उधम सिंह को डायर से, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर देख रहे हैं आप मैच कराने के उद्देश्य से, तो पहले का बी सही आ रहा है, दूसरे का ए, पहले का दूसरे से और इससे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स हम आज क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन नंबर 10 आपके समझ है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष की बात की जा रही है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। तो 1884 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1882 में और 1878 में। तो इसका ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। इसका 1878 में पारित किया था, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम पूछ रहा है। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम, तो ध्यान दीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलें, इसमें देखो दिख रहा है लेक मंजिला, हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, यही सही भी है। लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक और लिटिल विटर लेक, ये जो है इसका सही क्रम है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण इसमें से ग्रेनाइट नहीं है, बाकी तो सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सुमेलित नहीं है। आमने सामने इसके जो है दो सूचियाँ दी गई हैं, इसमें कहता है कौन सुमेलित नहीं है। तो बैला डीला मध्य प्रदेश, ये तो बिल्कुल नहीं है। और कहता है केमानगुंडी कर्नाटक, ये भी सही है। और ये सिंहभूम झारखंड, ये भी सही है। मयूरभंज उड़ीसा, ये भी सही है। यानी कहते हैं कौन सुमेलित नहीं है, वो आपको आंसर देना है। तो पहला जो है वो सुमेलित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? रावी की है या चेनाब की है, झेलम की है या व्यास की है? सबसे बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा भी जा चुका है कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में। कहता है किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो झेलम की एक सहायक नदी है, आप पढ़े होंगे मैप में। इसमें कहता है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड जो आजकल गांव में आज ज़्यादातर चलते हैं, लोग इससे जो है क्रेडिट लेते हैं, ध्यान दीजिए 2004-5, 2001
ये 2001 में, 98 से 99 किस में प्रारंभ किया गया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए 1998 1999 से। अच्छा 99 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा दलहन जो है मध्य प्रदेश में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। क्वेश्चन थोड़ा स्क्रैप करते हैं, ऊपर की ओर दिख नहीं रहा है इसका ऑप्शन पूरा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे 19 की, कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, क्या है? भारतीय स्टेट बैंक है, LIC और GIC, IDBI, उपयुक्त सभी। तो बात की जा रही है प्रवर्तक की, तो इसमें जो है ये उपरोक्त सभी यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ध्यान दीजिए अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, इसका ऑप्शन पहले से हमको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं के पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो नीचे कोड दिए गए, इसके इसमें जो है सही उत्तर चयन करना है। तो पहला तो देखो ये तो सही है, ये भी सही है, और कहता है ये तीसरा वाला भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। दोनों किसमें सही आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है 1 और 3। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? अच्छा 28 जनवरी 1950 को हुआ था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से, तो ध्यान दीजिए सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वायलेशन संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अच्छा 3 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कहता है कौन से सही हैं? इनमें राज्य को नागरिकता को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया, और दूसरा है इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की। अच्छा ठीक, ये भी सही है। तीसरा कहता है इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया, गलत। यानी कि 2 ऑप्शन के जो है वक्तव्य सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा इस प्रकार से दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न संविधान से लिया गया है। इसमें बताया गया, हाँ आपको हम बता दे रहे हैं, ग्राम पंचायत का गठन ये अनुच्छेद 40 में है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 44 में क्या है?
समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला ही सही है, यानी कि पहले का पहले दूसरे इस प्रकार से मिला दिया गया, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सूची बिल्कुल राइट है, बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 की, जो स्क्रीन पर ही है, ये दिख रहा है इस प्रकार से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है या सुमेलित सही नहीं, इस पर बताया गया। अच्छा, हाँ तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जा रही है। इसमें कहता है कि नियासिन, अच्छा नियासिन से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा बिल्कुल सही है, थायमिन, बेरी विटामिन डी सूखा रोग बिल्कुल सही, विटामिन के वंध्यापन नन, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही नहीं है वही मिलाना है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये इसका जो है गलत है, जो गलत है उसी को आपको टिक करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ इसको हम बस डिस्कस कर देते हैं इसके बारे में। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, थायमिन से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। समझ गया ना, बिल्कुल राइट हो गया। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, यूरिक अम्ल, पायोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है, बिल्कुल सही बात है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, आप सभी जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण है, किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और, एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रैप करते हैं, हाँ ये बताया गया, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और टेट्रालिन का। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है इसका मिश्रण होता है एलपीजी गैस। डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं इसके बारे में। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है यानी एलपीजी है, इसको मुख्यतः रसोई घर में जो है रसोई गैस के लिए प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। और यह जो है किसका, कई हाइड्रोकार्बन्स का जो है मिश्रण है। उनमें मुख्यतः कौन सी होती गैस है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं, जो कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन और ईंधन होती हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत हल्की गैसें होती हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि आपके सामने दिया गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, यशद पुष्प, फिलोसफर वुड, अच्छा जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये यशद पुष्प कहलाता है, यशद पुष्प इसका ऑप्शन सी से। तो वर्षा की बूंदें डॉट 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 की कारण गोलाकार होती हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस कारण गोलाकार होती हैं वर्षा की बूंदें, ये सभी जाने आप। बताइए, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वीय बल, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। अच्छा, ध्यात यह है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए जो है क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए ये जो है वर्षा की बूंदें क्या हो जाती हैं? गोल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्क्रीन पे है, आप सभी इसको लगा भी चुके होंगे, पहले बता भी जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। तो पहले हम दाहिने एकांक x मान लेंगे और इकाई एकांक y मान लेंगे। संख्या देख लेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है। आते हैं स्क्रीन पे। तो पहले हम दाहिने एकांक क्या मानते हैं? दाहिने एकांक x मान लेते हैं और इकाई एकांक क्या मानते हैं? y मान लेते हैं। अच्छा, अब प्रश्नानुसार चूंकि कहता क्या है? कहता है कि जो संख्या है वो क्या 10x प्लस वाई हो जाएगी। 10 गुने से अधिक है तो 10x प्लस वाई कर देंगे हम। अच्छा, अब अंकों को उल्टी क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी? जैसे इसको उल्टा लिखेंगे तो संख्या नई प्राप्त क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 10y हो जाएगी प्लस x हो जाएगी। अच्छा, पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त कहती है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, आप इसको नोट भी करते रहिएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार जो मेरी फर्स्ट कंडीशन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों संख्या को जोड़ने पर 9 रहते हैं। x प्लस 9 x प्लस वाई इक्वल टू 9 कर देंगे, ये पहली कंडीशन थी। और इसको हम समीकरण 1 भी मान लेंगे। इसको समीकरण हम 1 भी मान लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? अच्छा, तो हम इसको रब करते हैं, फिर आप नोट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी, कहती है अच्छा पहली संख्या कि 9 गुने से इतना अधिक है तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई था। इसका हम 9 गुना करेंगे तो इंटू में 9 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? 10y प्लस एक्स के। इसको मल्टीपल हम 2 से करेंगे ना। हाँ, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। स्पेस कम है फ्रेंड्स, मार्क का कुछ गड़बड़ है तो अच्छा नहीं टाइप हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x वाला में डालेंगे, y वाला इधर करके हम योग कर लेते हैं। कितना आता है? y बराबर 8x आ जाएगा। आपका आ जाएगा y इक्वल टू 8x। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो वैल्यू ऑफ y का मान 1 में तो हो जाएगा हमारा कितना? x प्लस 8x प्लस 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 9x 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस नहीं बराबर करके लोगों बराबर 9 था। 8 1 9 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 प्लस वाई हो जाएगा जब एक्स का मान रख दिए, ये एक्स प्लस वाई था बराबर 9 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। इस प्रकार संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, इस प्रकार जो आपकी संख्या है ना, वो संख्या एक तो एक्स आई थी 8 आई थी, एक 9 आई थी। संख्या हमारी थी कितनी, 10x प्लस वाई थी। तो 10x प्लस वाई थी तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 थी और प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाले हो आप, 8 निकाले हो। 10 से 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये संख्या आपके आ गई 18। अच्छा, इसमें 18 कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन इसका 18 नंबर यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस इतने नंबर क्वेश्चन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक युवक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सॉल्व करा रहे हैं हम आपको। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो वो आपके समझ में बताए हैं। देखिए, प्रतिशत परिवर्तन, डिफरेंस प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला हम यहाँ पे रख रहे हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 1 मिनट स्क्रैप हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे थे। हाँ, तो कितना था हमारा बताया, प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहे थे। तो हमारा कितना बचा था, x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फार्मूले में हम रखते हैं। तो x पहले हमारा कितना था, 25% बढ़ाया गया था, तो बढ़ा हुआ यानी कि 25 माइनस फिर 20% क्या किया गया, फिर आपका 20% जो है घटाया गया, तो x माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 20 हो जाएगा और माइनस करके x वैल्यू था ना, तो 25 गुणे 20 बटे 100 करना है आपको। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना बचेगा, 25 माइनस 25 से निकट जाएगा इस प्रकार से, तो 0% आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 माइनस 25 ही बचेगा, तो बराबर 0 बचेगा ना, तो 0% आ जाएगा इस प्रकार से। ये इसका 0% आया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि कह देते हैं कि हम अतः वास्तविक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वास्तविक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये रूट 4,225 बराबर इतना दिया गया है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है यदि रूट 4,225 बराबर 65 दिया गया है, तो रूट 42.25 प्लस रूट 0.4225 का मान ज्ञात करना है। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, यदि कितने बराबर कितना, ऊपर हम सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यदि 4,225 बराबर दिया है कितना, 65, 6, 5, ये 65 हो गया। अब हम क्या करेंगे, और चूंकि इसको करते हैं, ये दिया था
42.25 प्लस वहीं 0.4225 0.4225 इसको ऐड कर लीजिए। इसका मल्टीपल 65 तो आएगा, सीधी सी बात है। इसका 6.5 हो जाएगा और प्लस इसका 0.65 हो जाएगा। जब जोड़ लेंगे हम कितना हो जाएगा 7.15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7.15 इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है? बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ग्राम में क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है। पहले हम जनवरी में 4 पैकेटों का कुल भार निकाल लेंगे, तो 4 गुणे 300 कर लेंगे। तो 4 गुणे 300 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1200 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद फरवरी में हम 8 पैकेटों का कुल भार निकालेंगे, तो 8 गुणे 400 कर लेंगे। एक मिनट ऊपर हम जाते हैं यहाँ पे, ध्यान से सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो हम निकालना पहले क्या है, जनवरी में 4 पैकेटों का कुल भार। तो जनवरी में 4 पैकेटों का कुल भार हमारा 4 गुणे 300 नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये हमारा आराम से 1200 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, फरवरी में 8 पैकेटों का भार 400 ग्राम। तो फरवरी में 8 पैकेटों का कुल भार निकाल लेंगे। तो ये हमारा जनवरी में था और ये हमारा फरवरी की बात हो रही है। फरवरी में 8 पैकेटों का कुल भार कितना हो जाएगा? 8 गुणे 400 है ना। तो 8 चक्कू 3200 ये हो जाएगा, 3200 ग्राम। अब क्या करना है, कुल पैकेटों का औसत भार निकालना है। तो आपको कुल पैकेटों का औसत भार फार्मूला हम बताए थे कि कुल पैकेटों का जो औसत भार है, कुल पैकेटों का कितना हो जाएगा? कुल भारों का योग कर देंगे, कुल पैकेटों की संख्या कर देंगे। कुल भारों का योग हो जाएगा और कुल पैकेटों की संख्या हो जाएगी। मान रख दो, इसको हल कर लीजिए। तो कितना हो, कुल भारों का योग हमारा 1200 निकालें प्लस 3200 बटा कुल पैकेट से कितने थे? 12 थे पैकेट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4400 हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300। इसको काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 कम 4, 4 कम 4, डबल 0 बच गया, यानी 1100 बटा 3 हुआ। 3 तियाँ 9, यानी कि 3.6 कितना आ जाएगा? 6-7 ऐसे आता रहेगा। इतना आपका ग्राम हो गया। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई दिया है ऑप्शन 366.67, कोई ऑप्शन दिया है इसमें? 34 नंबर की बात कर रहे थे, तो ये बी ऑप्शन सही है इसका, 366.67। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कहता है यदि 6 की पावर m और नहीं इक्वल टू 4 6 6 5 6, तो 6 की पावर m-2 की कीमत क्या होगी? ये वैल्यू आपको बताना है आंसर। अच्छा, ध्यान दीजिए, इसमें लिए हम एक ट्रिक बताए थे, एक फार्मूला। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले दिया क्या है, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। दिया है 6 की पावर m, 6 की पावर m दिया है 4665 या फिर 46656, 46656 इस प्रकार से दिया गया है। चूँकि 6 की पावर m-2 इसको सॉल्व करना है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 6 की पावर m कर लेंगे
और इनटू में 6 की पावर -2 कर लेंगे। अच्छा, तो 2 का मतलब ये बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 6 की पावर m और बट्टे में ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर माइनस में था, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नीचे तो 36 हो गया, ऊपर वैल्यू दी गई है। नीचे जो है ऊपर वैल्यू 6 की पावर m, 6 की पावर m की वैल्यू नीचे 6 की पावर 2 कर लेंगे। तो ऊपर 6 की पावर m की वैल्यू कितनी दी थी, बताया गया प्रश्न में, ये दी तो है यहाँ पे 46,656। तो 46,656 बटा 6 36 नीचे हो ही जाएगा। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे तो 1296 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि 1296 आंसर आएगा, जो कि इसमें दिया गया है। किस नंबर में, ऑप्शन नंबर दिया गया है 1296। कहाँ गए भाई साहब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह हमारे मैथ के क्वेश्चन हो गए इतने। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और मैं वादा करता हूँ आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट स्टेज में हम आपको बैठ के और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा सकें, और आपको नए एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो है अच्छे से अच्छे तैयारी करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अब हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी आ गई है आपके पेपर में। कहता है साहित्य देवता हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, युगचरण। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हिमतरंगिनी पर मिला है, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा इसका सही हो सकता है। मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना। तो ये त्याग देना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अड़तीस नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कृष्णा, कृष्ण, कृषा, कृष। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको पहले से ही दिखने लगेगा। कहता है उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, पिता ने मेरे से कहा, यही ऑप्शन इसका गलत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा 39 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थावर का विपरीत शब्द क्या है। तो स्थावर का विपरीत शब्द सेवक भी नहीं है, जंग भी नहीं है, क्षुद्र भी नहीं है, जंगम है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन दिया गया, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसको आपको पैराग्राफ पढ़ना है ये वाला, और उसके बाद इसके आंसर देने हैं। ये पैराग्राफ चूँकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके हम आंसर आपको हम टिक करा देंगे, बता देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमा कुड टेक पार्ट इन।
हिमा कुड टेक पार्ट इन। तो कितना रेस जो है इसमें इसने जो है टेक किया था, बताया गया इसमें इतना। तो ये जो है 400 मीटर रेस की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली टेस्ट सॉरी लिस्ट। तो इसमें क्या कहेगा, वॉक केयरफुली। अच्छा, तो बताया गया यू शुड फॉल डाउन, बिल्कुल सही बात है। वॉक केयरफुली अदरवाइज जो है क्या, यू शुड फॉल डाउन, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिसर हु हैड नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू डॉट इसमें क्या भरा जाएगा, स्पेस दिया गया है इसमें। रिटर्न दी फाइल्स, पे अ फाइन्स, बी अवॉर्डेड, पे मिसचीफ सॉरी प्ले मिसचीफ, इसमें से कौन सा, ये पे अ फाइन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोहन सेड टू सविता कैन आई वेरो योर बुक फॉर अ डे। अच्छा, इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंसेस विल बी मोहन आस्क्ड सविता। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इफ़ ही कुड वेरो हर बुक फॉर अ डे। तो पहला ये सही है, इसको आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, ये बिल्कुल सही दिया गया। इफ़ ही कुड वेरो हर बुक फॉर अ डे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डायरेक्शन दिया आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव। क्या दिया क्वेश्चन, कहता है दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्नड। अच्छा, दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर, इसका पैसिव बनाना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिव हैज़ बीन मेड इन द नोटिस बाय समवन। अच्छा, समवन हैज़ रेड दिस नोटिस, समवन हैज़ अल्टर्न दिस नोटिस, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कहते हैं निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तथ्य तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। कथन दिया गया है सभी बिस्कुट बाजरा हैं, सभी बाजरा अनाज है। अच्छा, निष्कर्ष दिया है सभी बिस्कुट अनाज हैं, सभी अनाज बाजरा हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अच्छा, तो आपको समझाने के तरीके से हम बता रहे हैं। कथन के अनुसार आरेख बनाने पर बना रहे हैं आरेख। ये आपका हम गोला बना लिए। इसमें तो पहला जान लो ये क्या है, आपका अनाज है, ठीक। अच्छा, अब अनाज में अनाज क्या है, अनाज तो एक बाजरा है ना, अनाज एक बाजरा है, तो इसमें हम बाजरा बना। अच्छा, अब बाजरा से ही तो बिस्कुट बनेंगे, बोलो, बाजरा से ही तो बिस्कुट बनेंगे भाई साहब। अच्छा, तो सीधी सी बात है, केवल निष्कर्ष एक जो है यानी फर्स्ट जो है इसका अनुसरण करता है। समझ गए ना, पहले अनाज होगा, अनाज को हम बाजरे कहते हैं, बाजरा अनाज है, और बाजरे से क्या बनेगा, बिस्किट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। तो इसका कहता है केवल निष्कर्ष एक जो है यानी फर्स्ट अनुसरण करता है। इनका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यदि विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को 713694 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और टैबलेट को 253942 के रूप में कोडबद्ध किया है,
तो वैलेंट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार मोबाइल को इतना और टैबलेट को इतना, तो ठीक उसी प्रकार वैलेट को, तो वैलेट के लिए ध्यान दीजिए, BALLET। अच्छा, इसका भी कोड हो जाएगा आपका 359942। इस प्रकार से इसका ये कोड हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम बात कर रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। यदि ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो पहला कथन हम पढ़ रहे हैं, जिले की शिशु मृत्यु दर से पिछले 10 सालों से लगातार कमी हुई है। दूसरा कथन है, जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से PHC केंद्र द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें अनुसरण कथन सब दिया बताएगा, इसमें कौन सा कथन किसका अनुसरण करता है। तो ये दिया, कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम। ये भी नहीं है, कथन बी कारण है, कथन बी क्या है, कारण है, बिल्कुल सही। और कथन ए उसका क्या है, रिजल्ट है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, दिए गए प्रश्नों के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। यदि सही उत्तर चिन्हित करना है आपको। कथन इस प्रकार से दिए गए हैं आगे। अच्छा, P > H इस प्रकार से दिया गया है कथन। अच्छा, तो इसका ऑप्शन आपका आंसर बता रहे हैं आपको कौन सा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की, ये इसमें कहता है, ये सबसे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। कहता है, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म चयन करना है। समरूप कौन सा है इसमें। अच्छा, थोड़ा ऊपर स्क्रैप कर लेते हैं इस प्रकार से। कहता है, ओणम केरल, भांगड़ा पंजाब, क्रिसमस क्रिश्चियंस, कथक उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ओणम जो है केरल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कहता है, नीचे देख सकते हो जोड़ने समरूप बनना है, तो ये बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, तो फिर इसको आपको जो है आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो धन्यवाद मित्रों, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।